आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स, इसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है। चलिए डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस क्या है, देखिए जरा ध्यान से। न्यूक्लियस इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ये न्यूक्लियस जो है ना हर एक सेल में पाया जाएगा, पहला बात तो ये हो गया। और हर एक सेल के सेंटर में पाया जाएगा, उसके बीच वाले हिस्से में पाया जाएगा। ठीक है, पहला बात हो गया क्लियर। आगे, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेल, किसी भी सेल का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना वो हमारा न्यूक्लियस ही है। ठीक है, अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। आगे देखिए, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। अब देखिए, ये जो सेल में रिप्रोडक्शन होता है ना, यानी कि सेल अपने बच्चे को जन्म देगा, वो जन्म इसलिए दे पा रहा है क्योंकि उसके बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस यदि प्रेजेंट नहीं रहेगा ना तो अपने बच्चे को जन्म भी नहीं दे पाएगा, है ना। और जब जन्म नहीं दे पाएगा तो जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपना वंश आगे कैसे बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। तो जो सेल बेसिकली रिप्रोडक्शन करता है वो न्यूक्लियस के वजह से ही हो पाता है, और इसी के वजह से उनका जो जनरेशन है वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ना आपके बुक में न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा गया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप बोले, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसी प्रकार का है जिस प्रकार का हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एक बार आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा देते हैं कि वो कैसा है। चलिए, ये डायग्राम है आपके सामने, देखिए देखिए जरा ध्यान से इस डायग्राम को। ऊपर वाला ये जो हमारा बाउंड्री था इसको तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे। और अच्छा, आप जरा खुद सोच के बताओ, इस पूरे सेल में सबसे बड़ा पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है? न्यूक्लियस। ये पिंक कलर का, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। तो ये जो पूरा का पूरा पिंक कलर का आपको दिख रहा है, इस पूरे को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये बाउंड्री आपको दिख रहा है, इसी को कहते हैं बेसिकली हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस के बारे में। चलिए और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आ गया क्या होता है, आगे बढ़े। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेसिकली ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, वो सेल में दिखाने के लिए बेसिकली वो एक लाइन दिखाता है पूरा गोल, लेकिन वो बेसिकली डबल लेयर होता है ना। उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और चूंकि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घिरा हुआ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया न्यूक्लियस से मिलता जुलता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to this cytoplasm। मतलब ये हो गया कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते थे, क्या उसमें भी छोटा छोटा पोर्स होता था कि नहीं, छेद होता था कि नहीं? और उसी छेद के थ्रू हमारा मटेरियल, फूड मटेरियल या फिर ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर और या फिर अंदर से बाहर जाता था। उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर यदि कोई सामान जाएगा या फिर न्यूक्लियस से कोई सामान अंदर से बाहर आएगा, तो वो भी किसके थ्रू आएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ये काम हमारा हो पाता है। ठीक है, कोई सामान साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस के अंदर कैसे जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। या फिर न्यूक्लियस से कोई सामान साइटोप्लाज्म में कैसे आएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा आ रहा है क्रोमोजोम्स के बारे में। नाम आपने बहुत सुना होगा इसका, है ना, देखते हैं। लेकिन इस क्लास 9th में आपको क्रोमोजोम्स के बारे में कुछ और नया जानने को मिलेगा। देखिए लिखा हुआ है, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम्स। देखो इसमें ना कुछ ऐसे भी पार्ट है जो कि हम लोग अपने बचपन वाले क्लास यानी कि 8 क्लास से जानते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहेगा भाई? क्रोमोजोम्स प्रेजेंट रहेगा। और न्यूक्लियस आपको हमने दिखाया सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसमें प्रेजेंट रहता है हमारा क्रोमोजोम्स। आगे देखिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोजोम्स हैव रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है आप ऐसे समझिए। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर का मतलब सिंपली होता है एक लाइन खींचा हुआ रहेगा, ठीक है, लेकिन वो लाइन ना थोड़ा सा मोटा रहेगा। मोटा इस प्रकार से रहेगा जैसे आप कुरकुरे खाते हैं ना, कुरकुरे थोड़ा सा मोटा दिखता है, लेकिन हाँ कुरकुरे का कोई कोई जो है ना कुरकुरे वो थोड़ा सा टेढ़ा भी होता है। लेकिन ये बेसिकली जो क्रोमोजोम्स है हमारा वो टेढ़ा नहीं होता है, वो सीधा ही रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा मोटा रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं रॉड शेप स्ट्रक्चर। तो जब सेल हमारा डिवाइड होता है, यानी कि सेल जब हमारा सेल
एक से दूसरे अपने बच्चे को जन्म देता है या फिर एक सेल दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है, डिवाइड होने का मतलब है अपने बच्चे को जन्म देना, उस समय पे हमारा सेल जो है क्रोमोजोम्स जो है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, देखो इसमें ना बहुत हद तक आपको कन्फ्यूजन किया जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन हम आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रोमोजोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म देख लीजिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पिताजी का लक्षण मेरे अंदर आया, वो किसके वजह से आया, वो क्रोमोजोम्स की वजह से आया, और क्रोमोजोम्स के अंदर हमारा पाया जाता है किस क्या चीज़, डीएनए, तो डीएनए की वजह से आया। लेकिन इसमें और गहराई में आपको जाना पड़ेगा, इतना से काम नहीं चलेगा। जैसे देखो क्रोमोजोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब थोड़ा सा हम आपको ना एक लाइन में समझाते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला डीएनए और दूसरा प्रोटीन, और ये वही डीएनए है जिसके वजह से हम लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी का लक्षण मेरे में आ गया, मेरे मम्मी जी का लक्षण मेरे में आ गया। जैसे हमारा कभी कभी चेहरा जो है मम्मी से या फिर पापा से मैच कर जाता है, तो वो किसके वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स, और वो क्रोमोजोम्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला डीएनए और दूसरा प्रोटीन, और ये वही डीएनए है जिसके वजह से हमारे पिताजी का या फिर हमारे माताजी का कुछ गुण हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। या तो हमारा नाक उससे मैच करता है, या तो आवाज़ उनसे मैच करता है, तो चेहरा मैच करता है, तो कान या तो गाल कुछ भी मैच करता है, तो वो हमारे डीएनए की वजह से होता है। ठीक है, अब डीएनए के बारे में पढ़िए, डीएनए के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। मतलब वही हो गया, डीएनए क्या करता है, बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मतलब कि आपके पिताजी का कौन सा लक्षण आप में आएगा वो डिसाइड करता है कौन, डीएनए। और डीएनए में भी एक चीज और है, वही डिसाइड करता है, देखिए जीन्स, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जीन्स भी नाम आपने सुना होगा। तो डीएनए में भी हमारा प्रेजेंट रहता है, यानी कि डीएनए के अंदर एक और छोटा सा हमारा पार्ट है, उसको कहते हैं जीन्स। तो बेसिकली जीन्स ही वो चीज है जो कि हमारे पिताजी के गुण को या फिर हमारे माताजी के गुण को हमारे बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, आगे, व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। जब हमारा सेल डिवाइड नहीं होता है, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हम क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको दूर भी करेंगे। जब सेल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखो, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोजोम्स हैव रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि जब हमारा सेल डिवीजन होता है, उस सेल में डिवाइड होता है हमारा, तो उस समय पे हमारा क्रोमोजोम्स रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर का रहता है। लेकिन जब हमारा सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है, वो सिंपली पड़ा रहता है जैसा कहते हैं साहब, उस समय पे डीएनए जो है ना क्रोमैटिन मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट रहता है। सर अब फिर ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखो, क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब सिंपली है, आप धागा देखे होंगे, धागा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी रहता है, उस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब हमारा सेल, यानी कि जब हमारा बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि सेल जब डिवाइड नहीं होता है, उस समय पे हमारा जो डीएनए है वो क्रोमैटिन मटेरियल के तौर पे प्रेजेंट रहता है, यानी कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के तौर पे रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लेकिन जब सेल डिवाइड होता है, द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोजोम्स, यानी कि जब हमारा सेल डिवाइड होने लगता है तो उस समय पे यही हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। वही बात यहाँ पे कहा गया था। क्या कोई समस्या अब इसमें, आगे बढ़े। चलो यहाँ तक ना थोड़ा सा आपके माइंड में खिचड़ी बन गया होगा कि सर क्या क्या इसमें मिक्स हो गया, पता भी नहीं चला। अब एक बार में हम पूरा आपको डिटेल में बता देते हैं, देखिए ध्यान से समझ गए एकदम, एक एक लाइन से। ठीक है, सबसे पहले आप जाइए न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स दो चीज़ों से मिलके बना है, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन को आप गोली मारो, यहाँ पे सब कोई काम नहीं है। हम लोग आते हैं डीएनए में। ठीक है, डीएनए के अंदर भी एक और छोटा सा हमारा पार्ट है जिसको हम लोग जीन्स कहते हैं, और ये वही जीन्स है जो हमारे पिताजी के लक्षण को या फिर हमारे माताजी के लक्षण को या फिर उसके कुछ किसी प्रकार के गुण को हमारे बॉडी में ट्रांसफर करता है। वो ट्रांसफर करने का काम किसका है, जीन्स का। जीन्स किस में पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा।
डीएनए किस में पाया जाएगा? क्रोमोजोम्स में पाया जाएगा। क्रोमोजोम्स किस में पाया जाएगा? न्यूक्लियस में पाया जाएगा। न्यूक्लियस किस में पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म बेसिकली यानी कि आप सेल भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा क्रोमोजोम्स, और क्रोमोजोम्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन को भी फिलहाल गोली मारो, बात करते हैं डीएनए पे। डीएनए के अंदर हमारा एक और फंक्शनल सेगमेंट होता है, मतलब कि डीएनए में जो भी काम धाम होता है ना, वो बेसिकली डीएनए नहीं करता है, वो बेसिकली हमारा जीन्स करता है। तो जीन्स हमारे माताजी और पिताजी के गुण को हमारे बॉडी में डालता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि फिर सर यहाँ पे ना क्रोमेटिन मटेरियल जैसा भी कुछ जिक्र हुआ था, ये भी बताते हैं क्या है। देखो, जब हमारा सेल डिवाइड नहीं होता है, यानी कि जब उसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, तो उस समय पे हमारा जो डीएनए है ना, वो क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पे रहता है, यानी कि वो बेसिकली डीएनए हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में रहता है, बिल्कुल धागा जैसा टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन जिस समय हमारा सेल डिवाइड होने लगता है, वो सेल अब 1 से 2 बनने वाला होता है, उस समय पे हमारा डीएनए जो है ना पूरी तरीके से रॉड शेप स्ट्रक्चर ले लेता है। और डीएनए का रॉड शेप स्ट्रक्चर लेना मतलब कि क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर बनना, क्योंकि क्रोमोजोम्स किससे बना है? डीएनए से बना है। तो जो बदलाव डीएनए में होगा वो बदलाव आपको क्रोमोजोम्स में भी देखने को मिलेगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, अब तो याद रहेगा ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और ईकैरियोटिक सेल, ये भी नाम आपने सुना होगा, है ना। देखिए, इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। देखो दिखाते हैं आपको, डायग्राम दिखाते हैं तो आप समझ पाएंगे इस चीज को। ये देखिए जरा ध्यान से इस डायग्राम को। किसी किसी सेल में ना क्या होता है ना, ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हो ना, समझिएगा यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक आपको समझा रहे हैं क्या होता है। किसी किसी सेल में ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस तो होता है लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वही नहीं रहता है। तो उस प्रकार के सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। समझिएगा ध्यान से। किसी किसी प्रकार के सेल में, जैसे बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस तो होगा लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो अब जरा बताइए कि न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसके अंदर जो भी हमारा पिंक वाला सामान है वो तो पूरा बिखर जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार के सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर रीजन का मतलब वही न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारा पिंक वाला प्रेजेंट था वो, ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से जो है ना वो सारा का सारा न्यूक्लियस का पार्ट इधर उधर साइटोप्लाज्म में बिखर जाता है। अब न्यूक्लियोइड क्या है? देखो, एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। मतलब कि वो जो आपने न्यूक्लियस पूरा देखा, जब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वो बेसिकली एक हमारा क्या कंटेन करेगा? न्यूक्लिक एसिड कंटेन करेगा। मतलब कि वो पूरा का पूरा हमारा न्यूक्लियस वाला रीजन न्यूक्लिक एसिड ही रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। और ये कब होगा? जब हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगा उस समय पे। ठीक है, आगे प्रोकैरियोट्स क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स विदाउट हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। मतलब कि जिस सेल के पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा वही सेल हमारा प्रोकैरियोट्स कहलाएगा। ठीक है, आगे प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। और जो भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, उसमें यह भी पाया गया है कि जो साइटोप्लाज्म में अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो भी उसमें पूरी तरीके से नहीं रहता है। मतलब कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेल का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म में अलग अलग प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स का होना। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये देखा गया है कि उसके साइटोप्लाज्म में इसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स भी गायब रहता है ना। तो ये हमारा हो गया बात प्रोकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में यदि बात करें या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो ये 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स बड़ा सिंपल है, जो कि एकदम पूरा वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड हमारा सेल है, वही हमारा सेल कहलाएगा यूकैरियोट्स। जैसे ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो जिस सेल के पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो हमारा कहलाएगा बेसिकली यूकैरियोट्स। तो बताइए, अब हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस के बाहर हमारा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग फिर डिफरेंस बिटवीन भी कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक में और
यूकैरियोटिक में, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो नोट्स है बेसिकली, तो नोट बहुत बेहतरीन होना चाहिए, देखते हैं इसके बारे में। उसके बाद राइबोसोम्स पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल और एकैरियोटिक सेल। साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना बेसिकली साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, स्मॉल होते हैं, लेकिन ईकैरियोटिक थोड़ा सा हमारा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड सेल होता है ना, वेल डिफाइंड सेल होता है। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक का खासियत ही है कि भाई उसमें जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा नहीं होगा, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या न्यूक्लियर रीजन यानी कि न्यूक्लियस में जितने भी हमारे सामान प्रेजेंट होंगे क्या वो डिफाइंड रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, वो पूरा साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा। लेकिन वो चीज़ हमारा यूकैरियोटिक के साथ नहीं है। न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होंगे और न्यूक्लियस में जो भी सामान प्रेजेंट होंगे, जो भी मटेरियल प्रेजेंट होंगे, वो पूरी तरीके से सिस्टम में रहेगा, वेल डिफाइंड रहेगा। उसके बाद इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोजोम। ईकैरियोटिक में हमारा जो क्रोमोजोम्स होता है वो सिंगल होता है, यानी कि एक ही होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में, लेकिन ईकैरियोटिक में हमारा मोर देन वन क्रोमोजोम्स पाया जाता है। और जैसे कि हमारा बॉडी है भाई, हमारे बॉडी में तो क्रोमोजोम्स कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स, है ना। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग किस में आते हैं? ईकैरियोटिक सेल में आते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मतलब यहाँ पे हो गया कि इसमें कुछ कुछ ऐसे भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं प्रोकैरियोटिक में जो कि गायब रहते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ईकैरियोटिक में हमारे सेल ऑर्गेनेल्स पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। जैसे राइबोसोम्स भी दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखेगा, गोल्गी बॉडी भी दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो है ना इसमें आपको गायब नजर आएंगे, है ना। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया दोनों में, प्रोकैरियोटिक में और ईकैरियोटिक में। उसके बाद हमारा सेकेंड सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग पढ़ेंगे, वो है हमारा राइबोसोम्स। इसके बारे में अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।